ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब हम लोग अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको आवाज़ आ रही मेरी? यस मैम। ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने स्टडी किया था अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, एल्फ्रेड वेगनर। ठीक है। अब मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ाया था, प्लस मैंने आपको जो है 2 वीडियोस शेयर की थी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में और एक और कोई जो है उसके एविडेंसेस के बारे में थी। तो अगर आपने वो देखा है और जो मैंने पढ़ाया, अगर वो दोनों चीज़ आपने अच्छे से देख ली है, क्योंकि मैंने आपको जो है इससे पढ़ाया था आपकी जो आपका जो चैप्टर है, और जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी वो पिक्टोरियल था, क्योंकि उसमें बेहतर तरीके से उसमें मैप और इन सबको ऐड करके बताया गया था, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो उसको आप अगर आपने देखा है तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपने देखा था वो वीडियो जो मैंने यूट्यूब का वीडियो भेजा था? यस मैम। ठीक है। तो उसमें जो आपको मैंने बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का 5 नंबर पे आना ही आना होता है इसको। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर एंड देन उसके एविडेंसेस जो मैंने 5 बताए थे, वो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन अब मैंने आपको जो बताया था लास्ट में उस टॉपिक को एंड करते वक्त, कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर की थी, जो एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि देयर आर 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। वेगनर ने कहा था कि जो हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फॉर दैट ही हैड 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल। वन इज द पोलर फ्लिंग फोर्स, जो कि रोटेशन, अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है, एंड सेकेंड वॉज द टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। ठीक है। तो ये 2 फोर्सेस जो थी रिस्पॉन्सिबल थी कॉन्टिनेंट्स को मूव करने की वजह से। बट जो आगे के हमारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने ये कहा कि ये जो 2 फोर्सेस हैं, दे आर ये इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, दे आर नॉट वेरी पावरफुल दैट दे कैन मूव सच अ मैसिव कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट जो इतने मैसिव होते हैं, इतने बड़े होते हैं, उनको ये बाहरी जो फोर्स है, टाइडल फोर्स सन और मून की जो आ रही है, जो फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको मूव करने के लिए जो है अपने आप में सक्षम नहीं है। तो इस थ्योरी को जो है इनकी जिनका जो बेस था, उसको तो सही माना गया कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, बट जो इसका फोर्स रिस्पॉन्सिबल कहा गया, उसको जो वो सारे साइंटिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस हैं वो इनएडिक्वेट है, उतनी पावरफुल नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को मूव कर पाए। तो लेकिन जो वेगनर की थ्योरी है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा एक लैंडमार्क था, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है अबाउट द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। और तभी से लोगों को पता चला कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह पे रुके हुए नहीं है, दे आर मूविंग, ऑलवेज मूविंग इन रेफरेंस टू ईच अदर। ठीक है। तो अब क्योंकि 1930s की थ्योरी थी, तो काफ़ी उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती, क्योंकि उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी। अब जब ये जो बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है वेगनर ने थोड़ा सा पहले थ्योरी दी थी, लेकिन अभी इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, जब काफ़ी स्टडीज़ स्टार्ट हो गई थी साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में काफ़ी स्टडी हो रही थी, काफ़ी चीज़ें पता लगाई जा रही थी। तब कुछ नई स्टडीज़ खुलकर सामने आई, और उसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बेस मानकर आगे इसके ऊपर स्टडी की गई, और रीजंस डिफरेंट दिए गए कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव तो करते हैं, लेकिन उसका जो रीज़न है वो अलग है। ठीक है। अब देखिए, वो यहाँ पे आपका है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, मतलब जो आपका वेगनर की थ्योरी थी, उसके बाद की जो स्टडी हुई, उसको हम कहते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़। ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट होता है, हमारा महाद्वीप मूव करता है, उसको तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब उस पर क्या आगे तरक्की हुई और उसमें क्या ऐड हुआ, जैसे जैसे हमारी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो सही चीज़ें जो है हमें पता चली। ठीक है। अब जो वेगनर ने अपनी थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उन्होंने कहा था कि जो महाद्वीप हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते आए हैं। मैंने आपको पेंजा के बारे में बताया था। तो उन्होंने जो अपना स्टडी बेस की थी, वो उन्होंने एविडेंसेस पे बेस की थी। ठीक है ना। उनके पास ठोस कोई सबूत नहीं था, उन्होंने सिर्फ एविडेंस ये कलेक्ट किया था कि टिलाइट है या प्लेसर डिपॉजिट्स हैं या जो शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके आधार पर उन्होंने अपनी स्टडी जो है बेस की थी, और बताया था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास टेक्निक आ गई, तो उसके बाद उस पर आगे स्टडी हुई, और तो उसके आगे जो है सबसे पहले जो थ्योरी दी गई फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, वो थी आपकी कन्वेक्शन करंट थ्योरी।
अब देखो इसके आगे, अब वहां से एक दंपति, उस रास्ते से एक दंपति गुजर रहे थे, उनकी कोई संतान नहीं, निसंतान दंपति थे, वो जुलाहा, जुलाहा मतलब वो जो कपड़े बुनने वाले होते हैं ना, वो जुलाहा। तो उनका नाम था नीमा, ठीक है। एक मिनट उन्होंने नीमा ने सर, एक मिनट, ये मेरा स्क्रीन मूव क्यों नहीं कर रहा है? हिंदू के भी संस्कार थे और मुसलमान के भी संस्कार थे। इन्होंने कभी मतलब ऐसे स्कूल नहीं गए थे, कभी विधिवत इन्होंने पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ थे। तो उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज चिड़ो नहीं, कलम नहीं। मसी मतलब स्याही, कागज मतलब कागज, ठीक है, कागज जिसमें हम लिखते हैं। चिड़ो नहीं छो, कलम गही नहीं ना, कलम नहीं पेन, पेन इन्होंने कभी हाथ में नहीं उठाया, ना मसी कागज छुआना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये जो स्क्रीन ना वो गया था, हैंग हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ में जो पहली थ्योरी दी गई थी वो था कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये देखिए, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कन्वेक्शन होता क्या है, ठीक है। शायद मे भी आपने साइंस में पढ़ा हो कि कन्वेक्शन जो होता है, इट इज़ द सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस। जो भी लिक्विड होते हैं या जो गैस होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स जब सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर मूव करके नीचे आ जाते हैं, तो इस सर्कुलर पैटर्न को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। अब जो आपके एयर और गैस के मॉलिक्यूल्स जो गर्म होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, हॉट होते हैं, वार्म होते हैं। और जो वार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वो क्या होते हैं, वेट में लाइट होते हैं, हल्के वेट के होते हैं। वो एक्सपेंड करते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जब वो एक सर्टेन हाइट पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, उनमें उनका टेम्परेचर गिरने लग जाता है, वो ठंडे हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, एंड देन वो काफ़ी हैवी वेट पे जाते हैं, ठीक है। जो ठंडी चीज़ होती है, डेंस होती है, हैवी होती है, डेंस होती है, उसके मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, ठीक है। तो जब वो ऊपर जाती है तो डेंस जाती है, ठंडी जाती है, और फिर अगेन ठंडा होने की वजह से, वेट ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे आना फिर से शुरू हो जाता है। तो एक सर्कुलर पैटर्न फॉर्म होता है, जस्ट लाइक रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होता है, आपको पता है कि बारिश कैसे होती है, जब सन की एनर्जी हमारे अर्थ पे पड़ती है तो हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी एयर होती है वो क्या हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं और एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ अगेन एक, तो फिर वो अगेन एक हाइट पे पहुंचने के बाद, जैसे आपको पता है कि जैसे सब हाइट ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होता है, इनका टेम्परेचर तेज़ी से नीचे गिरता है, ये ठंडे हो जाते हैं, एंड देन ये क्लाउड्स में फॉर्म हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और कोल्ड होने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब वो और हैवी हो जाते हैं तो वहाँ पे वो होल्ड नहीं कर पाते और नीचे की तरफ गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो वाटर साइकिल है वो भी कन्वेक्शन करंट्स का एग्जाम्पल है। उसी तरह से सेम उसी तरह का पैटर्न हमारे अर्थ के अंदर भी चलता है। जो लिक्विड और गैस जो होता है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब गर्म हो जाते हैं तो वो ऊपर आते हैं, ऊपर ठंडे होते हैं और फिर मूव करके वो नीचे आते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, इस सिस्टम को कहा जाता है। तो आर्थर होम्स जो थे एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1930s में ये दिया एक, मतलब उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो हमारा मेंटल पोर्शन है, जब मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि हमारे क्रस्ट मेंटल कोर होता है, 3 पोर्शन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसे हम स्फेनोस्फीयर कहते हैं, और वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपने वो चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा जो मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजा था तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो 3 हमारी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो मेंटल है उसका अपर जो लेयर है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में, जो मैग्मा जिसे हम कहते हैं, और नीचे की जो लेयर है वो सॉलिड है, ठीक है। तो आर्थर होम्स ने यही कहा, जो हमारा जो अर्थ है वहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं, जो हमारा मेंटल है वो ऊपर का जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो मैग्मा है उसमें से एनर्जी निकलती है, वो सर्कुलर फॉर्म में घूमती है, और उसी सर्कुलर फॉर्म की वजह से आपका जो प्लेट्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। और आर्थर होम्स ने और जो आगे के साइंटिस्ट उन्होंने ये भी कहा कि हम कॉन्टिनेंट्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, पूरा जो हमारा जो अर्थ में आप देखते हो कॉन्टिनेंट्स, उसे हम प्लेट्स कहते हैं, और उसके ऊपर जो है, जो लेयर है लिथोस्फीयर की, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो प्लेट्स जो है वो सबसे बड़ी होती है, उसके ऊपर जो है आपका वो है आपके महाद्वीप है, ये जो आपको आगे आके समझ में आ जाएगा। तो जिसको वैगनर ने कॉन्टिनेंट्स कहा था, उसको आगे के साइंटिस्ट ने क्या कहा, टेक्टोनिक प्लेट्स। या आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में।
तो आर्थर होम्स ने कहा, कन्वेक्शन करंट की थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसमें हमेशा जो है एनर्जी निकलती रहती है, और यही एनर्जी, यही मॉलिक्यूल्स जब बहुत गर्म हो जाते हैं तो वो ऊपर आते हैं, ऊपर ठंडे हो जाते हैं और फिर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं, और इसी की वजह से जो हमारे प्लेट्स हैं वो भी मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, वो किसी आउटसाइड एनर्जी की वजह से नहीं कर रहे हैं, सन या मून की एनर्जी से मूव नहीं कर रहे हैं। दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, द फोर्स विच इज वर्किंग इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो सिंपल आपको बस इतना समझना है कि हमारे अर्थ के अंदर में जो मेंटल है, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है स्टेनोस्फीयर, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट है, जो है चलती है, एनर्जी चलती है। एंड उसका रीज़न क्या है? योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स, मिनरल्स होते हैं जिसमें हमेशा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते रहते हैं, और उसमें रिएक्शंस होते हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है, और उसी की एनर्जी जनरेट होने की वजह से आपके कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे फोर्सेस प्लेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन करंट की थ्योरी थी जिसे आर्थर होम्स ने 1930s में दिया था, और इसी को उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स या कॉन्टिनेंट्स। और ये जो उनकी बात थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि आगे की जो स्टडी है वो भी इसी पर बेस्ड थी। ठीक है, और क्या, एक आगे 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 और क्या, एक तो कन्वेक्शन करंट की थ्योरी आ गई। ठीक है, एक मेजर डेवलपमेंट था। दूसरा क्या था? मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास टेक्निक डेवलप हुई, ठीक है, उससे पहले समुद्र के अंदर बहुत कम लोग गए थे, उनको ज़्यादा मतलब डिटेल पता नहीं थी, लेकिन जब और एक्सपेडिशंस हुए, लोग नीचे गए, मशीन्स के साथ गए, तब जब उन्हें देखा कि जो ओशन का तलवा है, ओशन का जो फ्लोर है, वो समतल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले सोचते थे कि बिल्कुल सपाट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो अंदर गए हैं साइंटिस्ट, तो उन्होंने देखा है, जो भी लोग अंदर गए, तो उन्हें पता चला कि भाई जो फीचर्स हमारे अर्थ के ऊपर मिलते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, प्लेन हो, चाहे गड्ढे हो, डिप्रेशंस हो, सेम वैसे ही फीचर्स जो हैं हमारे अर्थ के पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर आप समुद्र के तलवे पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको गड्ढे मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको जो है पहाड़ मिलेंगे, वहाँ पर भी जो पानी के नीचे पहाड़ मिलते हैं उनको हम कहते हैं ये मिड ओशनिक रिजेस, समुद्री कटक। ठीक है, तो आपको बहुत लंबे लंबे पहाड़ मिलेंगे, ऊंचे नहीं होते हैं ज़्यादा, लेकिन लंबे पहाड़ होते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो मैग्मा निकलता है उससे बनते हैं। तो जो चीज़ें आपको अर्थ के ऊपर मिलती हैं, सेम वैसी ही चीज़ें आपको पानी के अंदर जो समुद्र का तलवा है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तब उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर ये समुद्र के तलवे पर आपको पहाड़ मिल रहा है या फिर आपको जो डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे समुद्र के अंदर का जो प्लेट है उसके नीचे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ फोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे प्लेट्स हैं वो क्या होते हैं? मूव करते हैं। अब इसका जो सबसे जो बड़ा एग्जांपल था वो था मिड ओशनिक रिजेस। ये जो कर्सर मैं दिखा रही हूँ, मिड ओशनिक रिजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ओशनिक रिजेस जो हैं वो तब बनते हैं जब समुद्र के अंदर जो प्लेट होती है वो टूट जाती है और एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन, जैसा वॉल्केनिक इरप्शन हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, वैसा ही सेम वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वो समुद्र का जो तलवा होता है उसके नीचे भी होता है। तो समुद्र का जो तलवा होता है उसके नीचे से जब वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला होता है तो प्लेट जो होती है वो टूट जाती है और एक दूसरे से दूर चली जाती है, और दूर जाने की वजह से उसमें से मैग्मा ऊपर आता है और एक बहुत ही लंबा वहाँ पे पहाड़ बनना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। मतलब वॉल्केनो के मैग्मा से वो पहाड़ बनता है, जो उसका लावा होता है उसके सूखने से वहाँ पे पहाड़ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस। तो इसका मतलब क्या था? प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, वहाँ पे ब्रेक है, वहाँ पे जहाँ भी दरार होती है वहाँ पे प्लेट्स मूव कर जाती हैं और वहाँ से मैग्मा ऊपर आता है, जिससे पहाड़ बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं। तो ये सारी थ्योरीज दी गई कि प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अभी इसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज जाओगे। इसमें बहुत मतलब जो है हाई फाई वर्ड्स में दे दिया गया है। तो मैं सिंपल जो आपको बताऊँगी वही है कि आपको कन्वेक्शन करंट के बारे में याद रखना है। कन्वेक्टिव करंट्स क्या होते हैं? वो अर्थ के अंदर काम करते हैं। फिर मिड ओशनिक रिजेस क्या होते हैं? जब प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं, ओशनिक प्लेट्स, तो उसमें से अंदर से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, जो सूख जाता है, और उसके बाद क्या बनता है आपका मिड ओशनिक रिजेस। मिड मतलब बीच में, समुद्र के बीचों बीच जो पहाड़ बनते हैं उनको हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं, और ये पहाड़ वॉल्केनिक नेचर के होते हैं क्योंकि मैग्मा से बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज दी गई।
उसके बाद हम आगे देखो दिया हुआ है, इसको आप रहने दीजिए। अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। तो सिलेबस आया है, उसमें दो चीज़ें दी हुई हैं इस चैप्टर में। एक है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर की है, एंड देन जो दूसरा है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये सबसे मेजर रीसेंट डेवलपमेंट है कॉन्टिनेंटल जो मूवमेंट है उसको लेकर। ठीक है, ये जो थ्योरी थी दी गई 1967 में बाय मैकेंजी एंड पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन। ये तीन लोगों ने मिलकर इसमें काम किया और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी थी। ठीक है, इन लोगों ने अपनी अलग अलग जाके जो है चीज़ें स्टडी की, पढ़ाई की और तब बताया कि प्लेट्स जो होती हैं वो मूव क्यों करती हैं। ठीक है, पहले तो आप अब देखिए ये थ्योरी जो आएगी अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 5 मार्क्स के हिसाब से ये थ्योरी है। ठीक है, उन्होंने पहले तो आप ये लोग थोड़ा सा बहुत मैप देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि 540 मिलियन ईयर्स एगो हमारा जो हमने कल पेंजिया पढ़ा था ना इससे पहले वाली क्लास में, उससे भी पहले की उन्होंने थ्योरी दी है कि पेंजिया, ये तो उन्होंने पेंजिया बताया लेकिन उससे पहले क्या हुआ है उन्होंने कहा है कि पहले जो हमारा अर्थ था वो कुछ इस तरह का था, मतलब ये जो जितनी भी प्लेसेस आपने देखो उन्होंने नंबरिंग भी कर रखी है, ये सब अलग अलग थे। उसके बाद और पास में आए और उसके बाद उन्होंने तीसरे स्टेज में बताया कि 300 मिलियन ईयर्स पहले आपका पूरा पेंजिया बन गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पेंजिया के बनने से पहले भी सारे महाद्वीप अलग अलग थे, उसके बाद आके इकट्ठा हो गए और फिर इकट्ठा होने के बाद ये मूव होना शुरू हुए। तो ये आपका उन्होंने बताया, लेकिन अब हम आते हैं मेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी। ये देखिए ये है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए इसको जो मैं बता रही हूँ आपको बहुत ध्यान से इसको टिक मार्क कर लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? अ टेक्टोनिक प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट को हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। लिथोस्फेयर मैंने आपको उस दिन बताया था क्या होता है, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी। लिथोस्फेयर मतलब होता है पूरा क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। इन दोनों को मिला के लिथोस्फेयर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल दैट इज एस्थेनोस्फेयर जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है? लिथोस्फेयर। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है? टेक्टोनिक प्लेट मतलब पूरा लिथोस्फेयर जो कि मैसिव होता है। मैसिव मतलब बहुत बड़ा होता है, इरेगुलरली शेप्ड होता है, मतलब कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर होता है। आप जिस भी महाद्वीप को देखेंगे उसका कोई शेप नहीं है, इरेगुलरली शेप्ड होता है। एंड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, और किससे बना होता है? सॉलिड मजबूत रॉक से बना होता है, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। एंड बोथ दीज प्लेट्स कैन बी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। कॉन्टिनेंटल तो आप जानते हो कि जो भी हमारे अर्थ पे या तो पानी है या तो महाद्वीप है। ठीक है ना, तो जो भी आपको सॉलिड पार्ट दिख रहा है अर्थ के ऊपर उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो भी आपका समुद्र के अंदर जो तलवा है, जो फ्लोर है, उसको हम क्या कहते हैं? ओशनिक प्लेट्स। तो दो प्लेट्स होती हैं, एक तो टेक्टोनिक प्लेट आप अच्छे समझ लीजिएगा, बता रही हूँ आपको। जो भी हमारे अर्थ के ऊपर सॉलिड पार्टिकल है, जो एकदम थिक लेयर है रॉक की, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, मैसिव जो कि बहुत मैसिव होता है, बड़ा होता है, इरेगुलरली शेप्ड होता है एंड सॉलिड रॉक का बना होता है, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। और ये दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होता है ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट आप जानते हो कि जो भी हमारे महाद्वीप हैं उनको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं, और समुद्री अंदर जो हमारा सॉलिड पार्ट है, जो फ्लोर है, उसका तलवा है, उसको हम कहते हैं ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, और ये जो प्लेट्स हैं दे ऑलवेज मूव हॉरिजॉन्टली। हमारा जो क्रस्ट है, हमारे जो प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं, और किसके ऊपर मूव करते हैं? ओवर द एस्थेनोस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो मेंटल है, और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा फॉर्म में। तो इसी मैग्मा के ऊपर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे महाद्वीप हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, प्लेट्स हमारे मूव करते हैं। Now the lithosphere includes the crust and top mantle with its thickness ranges between 5 to 100 km in oceanic parts and about 200 km in continental areas। ये कह रहे हैं कि जो हमारा ओशनिक प्लेट है उसकी गहराई कितनी है? समुद्र के अंदर जो तलवा है, जो फ्लोर है, वो कितना गहरा होता है? कम से कम 100 किलोमीटर, 5 से 100 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। और जो हमारा महाद्वीपीय प्लेट है उसकी गहराई कितनी होती है? आपका 200 किलोमीटर। मतलब जो हमारा महाद्वीप है वो ज़्यादा गहरा है, उसकी जो थिकनेस है वो 200 किलोमीटर तक है, और जो हमारी ओशनिक जो क्रस्ट होती है, जो हमारा प्लेट होता है, उसकी गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, नाउ अ प्लेट में बी रिफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट, ये तो मैंने आपको बता दिया। देन आगे हम देखते हैं कि प्लेट्स और क्या है।
इन्होंने बताया जो जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है कि दैट देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड नंबर ऑफ माइनर प्लेट्स, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा 7 मेजर प्लेट्स लाइक एंटार्क्टिका प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है, सबसे बड़ा नहीं मतलब एक लार्ज प्लेट है, देन लेकिन अंटार्कटिका प्लेट है एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। देन सेकंड प्लेट है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका आप जानते हो कहाँ पे, तो वो एक हमारा प्लेट है विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। देन साउथ अमेरिकन प्लेट है, देन पैसिफिक प्लेट है हमारी, पैसिफिक एक हमारी ओशनिक प्लेट हो गई है, ये दोनों हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। देन इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, देन अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट है, देन यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं, मतलब जितने भी आप 7 महाद्वीप देख रहे हो वो क्या है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, दे आर मेजर प्लेट्स। बट कहीं कहीं हमारे कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, लाइक कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट। इन सारी प्लेट्स को आप ध्यान से मैप पे भी स्टडी करिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिकन प्लेट है। तो ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं। देन ये देखिए हमारी कुछ स्मॉल प्लेट्स हैं, लाइक फिलीपींस प्लेट हो गया, नाज़का प्लेट हो गया, कोको प्लेट हो गया, तो ये हमारी कुछ प्लेट्स देखिए। और यहाँ पे है मिड एटलांटिक रिज, जो अटलांटिक ओशन है उसके बीचों बीच ये एक रिज बना हुआ एक पहाड़ है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम बनता है, लावा के सूखने से, कोल्ड ड्राई होने से, कोल्ड होने से बना है, ठीक है। जो मैं भी आपको बताती थी मिड एटलांटिक रिज, तो ये मिड एटलांटिक रिज है जो समुद्र के बीचों बीच बना। यहाँ पे दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो नीचे से मैग्मा निकलता है और वो जब कूल होता है तो सॉलिडिफाई होकर वो उससे क्या बन गया है आपका पहाड़ बन गया है। तो ये हमारी कुछ प्लेट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये पक्का आता है, ठीक है। तो जब आपसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछेंगे तो आपको सबसे पहले बताना है कि किसने दिया है। देन आप बताएंगे कि जो मैंने आपको अभी बताया कि प्लेट्स होते हैं क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो मैंने आपको ये टिक मार्क करवाया, टेक्टोनिक प्लेट्स से लेके प्री शेप्ड स्लैब और सॉलिड रॉक, ये पूरा लेके आप ये लिथोस्फीयर तक पूरा लिखेंगे। देन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्टेनोस्फीयर, प्लेट्स जो होती हैं वो किसके ऊपर मूव करती हैं, एस्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म है। और यही जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो एस्टेनोस्फीयर से ही मैग्मा ऊपर आता है। आप सोचते होंगे कि जब वॉल्केनो फटता है तो मैग्मा कहाँ से आ रहा है, ज़मीन के अंदर जो है वो कहाँ से आता है, तो वो एस्टेनोस्फीयर से ही आता है, मेंटल से आता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेयर सेमी लिक्विड फॉर्म है और यहीं से आपका ये इसी की वजह से आपका जो प्लेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। देन आप इसकी गहराई लिखेंगे कि 2 टाइप से प्लेट्स होते हैं, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल ज़्यादा डीप होते हैं, जिनकी गहराई होती है आपकी, जिनकी थिकनेस होती है 200 किलोमीटर, और जो आपके ये होते हैं इनकी गहराई कितनी होती है ओशनिक की 100 किलोमीटर। फिर उन्होंने कहा कि 7 टाइप्स ऑफ मेजर प्लेट्स है जिनका आपको नाम लिखना पड़ेगा, एंड जो माइनर प्लेट्स हैं उनके भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद इन्होंने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि जो हमारे प्लेट्स होते हैं दे आर मूविंग इन रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर मूवमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये मुझे लगता है आप 9 में भी पढ़ चुके होंगे। जो हमारे प्लेट्स हैं वो 3 तरीके से मूव करते हैं, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। देर आर मतलब समझ रहे मतलब समझ रहे मतलब समझ रहे मतलब समझ रहे मतलब समझ रहे। डाइवर्जन मीन्स व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको हम कहते हैं डाइवर्जन, ठीक है। इस समय जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, जो मैंने आपको अभी ये बताया था मिड ओशनिक रिज, जो मैंने आपको बताया था वो कैसे फॉर्म होता है। व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देन मैग्मा कम्स फ्रॉम बिलो एंड देन कूल्स एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म द मिड ओशनिक रिजेस। तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो मैग्मा नीचे से आता है और कुछ ना कुछ चीज़ें बनाता है, नया क्रस्ट फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जन बाउंड्री इज द मिड एटलांटिक रिज। ये देखिए मिड एटलांटिक रिज जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, जहाँ पे पूरा मिड एटलांटिक रिज है, वहाँ पे इसका मतलब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, एक है अमेरिकन प्लेट और एक है यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। तो ये डाइवर्जन बाउंड्री मतलब व्हेन 2 प्लेट्स, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं उसको हम डाइवर्जन कहते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, एग्जाम्पल मिड एटलांटिक रिज, एग्जाम्पल पढ़ लेना जरूर। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जन मीन्स व्हेन 2 प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, जब 2 प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो एक दूसरे से टकराती हैं। उनमें से जो हैवी प्लेट होती है, भारी जो प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो हिस्सा उसका नीचे जाता है वो
टूट कर उसी में गिर जाता है और वो भी मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि नीचे हाई टेम्परेचर है। और पिघलने के बाद, मेल्ट होने के बाद इट बिकम्स पार्ट ऑफ द मैग्मा, वो एटमॉस्फेयर में ही मिक्स हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पे एक प्लेट नीचे जाती है, दूसरे प्लेट के नीचे जाती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन। सबडक्शन मतलब क्या होता है? नीचे जाना। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड द सबडक्शन जोन। जब दो प्लेट्स आपस में टकराई, एक नीचे चली गई, तो जिस जगह नीचे जाती है उस एरिया को हम कहते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, देन यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 3 ways in which convergence can occur between an oceanic and continental plates। कन्वर्जन मतलब जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। ठीक है, अब टकराने की वजह से भूकंप भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है, देन आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब कन्वर्जन मूवमेंट किस तरह से होता है? बिटवीन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, इसमें दिया हुआ है बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं। दूसरा, जब दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराती हैं। या तो तीसरा, जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराते हैं। तो ये 3 तरह का कन्वर्जन मूवमेंट होता है। लेकिन जब कोई भी प्लेट आपस में टकराएगी तो या तो अर्थक्वेक आएगा, या तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी, या तो जो कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और जाके पिघल के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर मैग्मा बन जाता है। ठीक है, एंड देन लास्ट टाइप ऑफ जो प्लेट मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मीन्स वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। ठीक है, ये तब क्या होता है? जब दो प्लेट्स ना आपस में टकराती हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जाती हैं, लेकिन वो पैरेलल होकर निकल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इस तरह का बाउंड्री आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, जो यूएसए है कैलिफोर्निया, वहाँ पे आपको इस तरह की बाउंड्री मिलेगी। देन यहाँ पे भी कभी कभी छोटे बहुत अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ऐसा सच इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 तरह के प्लेट्स हैं। एक है जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूसरा जब प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती हैं, और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पे ना पास आती ना दूर जाती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होकर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के मूवमेंट्स हैं। आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डाइवर्जेंट, मैंने आपको बताया, डाइवर्जेंट में कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, मिड जो ओशनिक रिजेस फॉर्म होती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, क्रस्ट लॉस्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है। एंड ट्रांसफॉर्म में भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, ना कंस्ट्रक्शन ना डिस्ट्रक्शन, बट थोड़ा बहुत अर्थक्वेक या थोड़ी बहुत वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल, आपको ज़्यादा, क्योंकि देखो बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और आप इसको समझ में नहीं पाएंगे अगर आप मेरी बात जो है मैंने अभी आपको बताया, या जो मैंने आपको पहले जो वीडियोस भेजी थी, शायद कुछ बच्चे खोल के देखते भी नहीं होंगे। और अभी भी इस क्लास में सिर्फ 21 बच्चों ने ज्वाइन किया है, बाकी सब पता नहीं कहाँ पे गायब है ना। और ये जो आपका 11th की ज्योग्राफी है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव है। एक तो इसकी लैंग्वेज भी बहुत टफ है बुक की। अगर आप ये सोचे कि अपने आप पढ़ के कर लें तो ये भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, काफ़ी, क्योंकि और इसका रिलेशन एक दूसरे से। तो मैंने आपको जो 3 तरह की लेयर्स भेजी थी, क्रस्ट, मेंटल कोर, आपको वो पढ़ना होगा। अगर आपने उसमें एस्थेनोस्फीयर नहीं पढ़ा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। एस्थेनोस्फीयर जो है क्रस्ट के जस्ट नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर है, सेमी लिक्विड फॉर्म में। और इसी के लिए मैंने आपको एक यूट्यूब का लिंक भी भेजा था, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव मैप वैप सब बना के दिखाया हुआ है, तो उसको देखकर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो देखा तो उसी से रिलेटेड है ये, लेकिन बहुत आसान है। और यही 2 चीज़ें आएंगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक आएगा तो बस आपको इतना लिखना है कि ये कन्वेक्शन करंट की वजह से हुआ है, किसने दिया है। देन 3 तरह की जो बाउंड्रीज हैं, मूवमेंट है, वो आपको लिखना है। एंड देन पूरा डिस्क्राइब करना है कि आपके जो प्लेट्स क्या होते हैं और गहराई कितनी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, 7 मेजर प्लेट्स एंड मैनी माइनर प्लेट्स। तो यही चीज़ आपको लिखनी है। और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से डिफरेंट जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो प्लेट्यूज़ हैं, जो पठार हैं, ये जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स अर्थ के ऊपर फॉर्म हुए हैं, ये इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से फॉर्म हुए हैं। जितने भी हमारे फोर्सेस आती हैं, अर्थक्वेक की जो फोर्सेज हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये जितने भी डिजास्टर्स हैं, ये भी प्लेट की मूवमेंट की वजह से ही आते हैं। तो ये जो 2 थ्योरीज मैंने आपको इस चैप्टर में बता दी, बाकी आपको इसमें अंडरस्टैंड और कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है। तो आपको मैंने जितना पढ़ाया है, तो एक आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और टेक्टोनिक का एक अलग से एक आप मतलब बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है, मैं या तो मैं आपको लिख के भी दे दूंगी, ये तो अपनी तरफ से भी एक शॉर्ट में जो है अपना नोट्स बनाइए कि अगर एग्जाम में आता है तो 5 नंबर के हिसाब से आप इसको कैसे लिख पाएंगे। ठीक है। नोट्स मतलब देखो ये नहीं होता कि आप इसको पूरा का पूरा एक चैप्टर का टॉपिक उतार के रख दो। नोट्स मतलब क्या होता है कि अगर आपके 5 पॉइंट आपको बनाने हैं और उन 5 पॉइंट में सिर्फ 5-6 वर्ड्स रहेंगे, लेकिन उन 5-6 वर्ड्स को आपको पढ़ के पूरा एक आप आंसर आगे चल के लिख पाओ एग्जाम में, उसको हम नोट्स कहते हैं। नोट्स ये नहीं होता कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन सब बता के लिख दिया। तो आपकी 5 हेडिंग होनी चाहिए 5 नंबर के हिसाब से, तो और उन 5 हेडिंग्स में 2-3 वर्ड्स होने चाहिए ताकि आप उन वर्ड्स को पढ़ के अपने आंसर लिख पाओ। और हर बच्चा इस एज में आके अपने ही वर्ड्स में आंसर लिखता है, रट्टा मार के। आपको कुछ अच्छे वर्ड्स इसमें रटने पड़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर वर्ड्स लिखोगे। ठीक है। सोशल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में तो तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी में मान लो आपका डाइवर्जेंट प्लेट है या कन्वर्जेंट है या एस्थेनोस्फीयर है, ये क्रस्ट है, तो अगर आप ये सब नहीं लिखोगे, मिड ओशनिक रिजेस, ये सब आप वर्ड नहीं लिखोगे, तो फिर आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है। तो आप ये समझ लें कि सबसे जो है डिफिकल्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे या जो आप वीडियोस में भेज रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि तो सामने नहीं है। ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी मान लो सामने थे तो कुछ डायग्राम बना के भी आपको बताया जाता। तो इसके बाद भी मैं आपको एक लिंक भेजूंगी जो है यूट्यूब का, तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें सब कुछ मतलब डिस्क्राइब किया गया है, तो इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जितना मैंने बताया तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कुछ समझ प्रॉब्लम है तो आप बताइए, और कवि कह रहे हैं, पूछ लीजिए। कवि कह रहे हैं कि जग में वैरी कोई नहीं। कवि के कहना है कि संसार में कोई इसका दुश्मन नहीं है। पूछो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो तो। अगर हमारा मन सरल है, हमारा मन शांत है, हमारा मन निर्विकार है, तो कोई भी जग में हमारा वैरी नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैम प्लेट भी बर्तने की प्लेट्स भी बर्तने की बेटा मेरे पास वो हिंदी वाला खुला नहीं हुआ है, वो कौन सा नंबर का सेकंड है कि क्या लिखा हुआ है बताओ जरा, तब मैं बताऊँ। मैम ये प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक ना, यस मैम। तो वही तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अभी तक। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है, जो भी आपको पता है ना कि हमारे अर्थ पे या तो हमारे महाद्वीप है, ठीक है, आप ज़्यादा प्लेट 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 सुन के कन्फ्यूज मत हो। आपको पता ना कि हमारा जो अर्थ है उसमें या तो हमारे महाद्वीप है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है ना, या तो हमारे अर्थ पे क्या है, पानी है समुद्र में या सी में। ठीक है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है जो हमारे महाद्वीप है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। ठीक है। इन्हीं को हम प्लेट्स कहते हैं। और ये किससे बने हुए, रॉक से बने हुए। दे आर मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़े हैं। दे आर वेरी लार्ज, दे आर मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल दैट इज रॉक, एंड दे आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब वो एक जगह रुके नहीं हुए, बट दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा, क्योंकि जस्ट हमारा जो महाद्वीप है उसके जस्ट नीचे क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। ठीक है ना। अब आप खुद सोचो कि पानी है, पानी पे आप एक फट्टा डाल दो, फट्टा जानते हो ना, जैसे कि लकड़ी का जो एक जैसे आपकी टेबल होती है उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसको फट्टा कहते हैं। उसको अगर आप पानी में डाल दो, ठीक है, तो वो डूबेगा नहीं, उसके ऊपर तैरेगा। उसी तरह से कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा नीचे की हमारी लेयर कौन सी है, मैग्मा है। मैग्मा जानते हो ना, लावा कभी आपने टीवी में देखा है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है जो फ्लो करता बहता है, तो वहाँ पूरा का पूरा मैग्मा से भरा हुआ है। और उसके ऊपर हमारे महाद्वीप है, तो जो हमारे महाद्वीप है उस मैग्मा के ऊपर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। इसी थ्योरी को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फिर आपको बता देना है कि हमारे 7 मेजर प्लेट्स होते हैं और नंबर ऑफ माइनर प्लेट्स होते हैं। कुछ बड़े प्लेट्स हैं, जो 7 महाद्वीप हैं आपके, वो मेजर प्लेट्स हो गए, और कुछ 6-7 मैंने आपको छोटे छोटे प्लेट्स बताए, तो उनका बस आपको नाम लिख देना उसमें। और फिर आपको बता देना है कि 3 तरह से ये प्लेट्स मूव करती हैं। कुछ कभी कभी एक दूसरे के सामने आती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आती हैं, तब हम कहते हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको हम कहते हैं कि डाइवर्ज हो रही हैं। और जब ना पास आती हैं ना दूर जाती हैं, पैरेलल होकर निकल जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है। जब एक दूसरे के पास आती हैं तो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। जब दूर जाती हैं तो इससे नया चीज़ फॉर्म होता है, जैसे कि पहाड़ बनते हैं। और जब अच्छा कन्वर्जन जो मूवमेंट है, जब एक दूसरे के पास आती हैं पहाड़ियाँ, जो प्लेट्स एक दूसरे के जब पास आती हैं तब भी कंस्ट्रक्शन होता है, तब भी पहाड़ बनते हैं। जो हिमालय है, जो आपका एंडीज माउंटेन है, जो एल्पाइन माउंटेन है यूरोप की, सब किससे बने हुए, कन्वर्जन बाउंड्री से बने हुए। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसका जो कॉर्नर का हिस्सा होता है, मार्जिन जो होता है, वो फोल्ड हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, और उससे हमारे
ऊंचे पहाड़ फॉर्म होते हैं। और कोई पूछना चाहता है कुछ? ये मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगी, आप इसको ध्यान से सुन लेना। और अभी मैं आपको यूट्यूब की भी वो भेजूंगी लिंक, उसको भी देख लेना उससे, क्योंकि उसमें पिक्टोरियल होता है ना, पिक्चर्स होती हैं और डायग्राम होती है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यस मैम। लेकिन जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। मैंने तो बता दिया अपनी तरफ से, लेकिन आप मेहनत करिए, नहीं तो फिर एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि टफ है आपका ज्योग्राफी। ये नहीं आप समझेगा कि ऐसी आप रट्टा मान लेंगे आगे चल के तो हो जाएगा। और जो मैं बता रही हूँ 5-5 नंबर के हिसाब से, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलिए तो अभी क्लास और होती है, और कल अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें मैंने आपको 2 ही टॉपिक्स थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 5-5 नंबर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, पूरा एक अपना नोट्स बना लीजिएगा। और मुझे उस पर भेजना, मैं ये भी उस पर गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगी, और इस पर भी, कि वो जो नोट्स आप बनाएंगे दोनों ही टॉपिक्स के, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के और इसके, वो आप मुझे सेंड करेंगे ऑन द गूगल क्लासरूम। अपलोड करना आता है ना? यस मैम। हाँ, तो उस पर फोटो खींच कर आप मुझे अपलोड करके दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर 5 नंबर आपके जाएंगे एग्जाम में। अगर कॉपी चेक होगी तो मैं किसी भी तरह से नंबर नहीं दूंगी फालतू में, आप लोगों को समझ लेना। ठीक है, तो आप मुझे अपलोड करके दिखा देना, वो भेज देना सबके सब। और 5 मिनट लगेंगे आपको, पहले उसको पढ़ लेना, और फिर छोटा सा होता है नोट आपका, बहुत लेंदी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। वेलकम मैम।